नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में हलचल चल रही है, अच्छी खासी हलचल चल रही है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बयानों का सिलसिला जारी है। जो पिछले 2-3 दिन में घटा उसमें अगर आज की बात करें तो आज नजरें रही राजभवन की तरफ। जननायक जनता पार्टी ने पत्र लिखा है गवर्नर को, राज्यपाल को और फ्लोर टेस्ट की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी अब समय मांगा है राज्यपाल से मिलने का, यानी कि अब चाहते हैं कि राजभवन से कोई ना कोई ऐसी गतिविधि हो जिसके बाद ये मामला आगे बढ़े। आगे होगा क्या इन सबके बीच में? जो जेजेपी के विधायकों की आज मुलाकात हुई है वो भी चर्चा में रही। कुल मिलाकर हरियाणा की सियासत में जो कुछ घट रहा है उसके अतिरिक्त लोकसभा चुनाव के बीचों बीच बहुत कुछ घटना बाकी है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की राजनीति में पिछले 3 दिनों से सियासी हलचल तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधे तौर पर टकरार है। प्रदेश की राजनीति का पारा 3 निर्दलीय विधायकों के पाला बदलने से शुरू हुआ और बढ़ता ही चला गया। कांग्रेस और जेजेपी सरकार को अल्पमत का हवाला देकर सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने पर अड़ी है। इसी के लिए कांग्रेस ने राज्यपाल से चिट्ठी लिखकर समय मांगा है। कुछ दिनों पहले जेजेपी कांग्रेस की राह अलग थी, लेकिन अब दोनों एक ही सुर में हैं और सरकार को घेर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हमारे पास 30 विधायक हैं, दुष्यंत अपने विधायकों को एक करें और आगे आए। विधायक तो 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड करते हमारे तो साथ में जाएंगे, कोई डाउट गवर्नेंस का होगा तो परेड करा देंगे। दूसरा, मौजूदा सरकार जो है वो अब में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत बदलना चाहिए। राष्ट्रीय प्रशासन इलेक्शन प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले 3 निर्दलीय विधायकों के खिसकने से राजनीति पारा भी चढ़ गया। अब कांग्रेस हर मंच पर सरकार को घेरने में लगी है, सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है। सत्ता पर काबिज बीजेपी कह रही है अभी सरकार पर कोई खतरा नहीं और फ्लोर टेस्ट कराने का कोई मतलब नहीं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण ढोल साहब जुड़ गए। इसके अलावा बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और दीप कमल सहारन जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। कृष्ण ढोल साहब, कल तक जब हम ये सियासी अखाड़ा में शाम को चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे पहले जेजेपी वाले जाएं गवर्नर के पास, जेजेपी वाले कह रहे थे कांग्रेस वाले जाएं। आज दोनों ने ही गवर्नर से एक तरीके से समय मांग लिया, चिट्ठी लिख दी है। अब ये दोनों दल गवर्नर की तरफ मतलब राजभवन की ओर रुख कर चुके हैं। क्या अब आपकी सरकार वाकई संकट में है? अपने राजनीतिक हिस्सा देने का एक अवसर है और उस अवसर के नाते जो ये जिस प्रकार के कदम उठाएंगे वो हमको उठाना चाहिए। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर अगर कोई बात की जाएगी तो उसमें यह बात तय है कि फ्लोर टेस्ट पर आने के लिए मिनिमम जो टाइम होता है वो 6 महीने का टाइम होता है। और जब इन लोगों ने मिल करके राज्यपाल जी से समय मांगा है मिलने का, तो राज्यपाल जी से मिलने का समय भी मिल जाएगा, जा भी आएंगे, मिल भी लेंगे और इनकी बात की सुनवाई भी हो जाएगी। और अभी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा है कि हम तैयार हैं, फ्लोर टेस्ट भी करेंगे, विषय भी रखा जाएगा, जांच भी होगी, सभी चीजों पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार ने अभी 13 अप्रैल को ही फ्लोर टेस्ट किया है और पहले के विधानसभा सत्र में जब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया गया था और नए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब शपथ ली उससे बिल्कुल अगले दिन जब सदन पर विश्वास मत हासिल किया तब भी पूरी संख्या थी। तो आज अगर 3 विधायक चले गए हैं और सरकार मत में आ गई है और सिर्फ इन लोगों के कहने पर फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए, ये किसी भी रूप में
संवैधानिक बात नहीं है। ना ही हम अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, ना ही हम इस बात से मना कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा, अवसर आएगा तो फ्लोर टेस्ट भी करेंगे, विश्वास मत भी दोबारा सरकार हासिल करेगी। इसके लिए विपक्ष को जो है, आज जो चुनावी मुद्दा है, आज जो चुनाव कारण है, उसमें जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाएं, जनता के बीच में जाएं, वोट मांगे। चुनाव के बाद जब फ्लोर टेस्ट का तिथि समय निर्धारित हो जाएगा, उस दिन सरकार फिर से फ्लोर टेस्ट करेगी और विश्वास मत हासिल करेगी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, नायब सैनी 12 मार्च को शपथ लेते हैं, 13 मार्च को विश्वास प्रस्ताव सदन में हासिल करते हैं। तो अभी वो कह रहे हैं भाई संवैधानिक दृष्टि से 6 महीने आ नहीं सकता, आप लोग पीछे क्यों पड़े हैं? और जबकि आपके नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जेजेपी के 10 इकट्ठे हो जाएं, बीजेपी के 10 इकट्ठे हो जाएं। आज तो कुछ मिल भी लिए जाकर पूर्व मुख्यमंत्री से। तो ऐसे में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सरकार जो है ये नहीं चल पाएगी? देखिए गोयल साहब, ये तो सिस्टम विधायक और आंकड़े का है। 40 विधायक स्पष्ट बात है भारतीय जनता पार्टी के पास। गोयल साहब थोड़ी आवाज ठीक होना प्लीज, थोड़ी आवाज बैक मार दिए, डबल आवाज हो रही है जी, बोलिए बोलिए। दूसरी बात, 2 आजाद विधायकों का समर्थन इनके पास, एक गोपाल खन्ना, 43 विधायक का समर्थन, 43 विधायक इनके पास। यहां तक कि 90 की विधानसभा है, 2 विधायकों का इस्तीफा आ चुका, मनोहर लाल जी का और रंजीत चौटाला जी का। ठीक है, 88 रह जाते हैं। आंकड़ा ये कहता है 45 विधायक चाहिए। मामला ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यही कहा है भाई ये सरकार अल्पसंख्यक में आ चुकी है। आपके साथ कितने विधायक हैं? हमारे पास फिलहाल 33 विधायक। ठीक है, जो बात वही बताऊंगा। 30 हमारे पास, 3 आजाद का जो समर्थन अभी भारतीय जनता पार्टी से वापिस लेकर कांग्रेस को दिया है, 33 हो गए। इससे पहले 40 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक का कोई रोल नहीं है, छोड़ दीजिए। रोल नहीं है, छोड़ दीजिए, मत जाइए। मैं बता देता हूँ, वो भी अरे जरूरत ही नहीं है उनकी ना, कर चुके हैं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई। अब सुनिए बजरंग दास जी प्लीज, 88 की संख्या है, 45 का नंबर विपक्ष में होना चाहिए। 45 कहाँ है ये बताइए। मैं ये बता देता हूँ, 43 उनके पास है। अरे उनके छोड़िए, आंकड़े का गेम देखोगे, उनके पास आंकड़ा नहीं। ये बागी जेजेपी की बात, जहां जेजेपी कहती है भी जेजेपी 10 विधायक मिल जाए। मैं यही तो बताना चाहता हूँ, जेजेपी वाले 5 विधायक इकट्ठे होके दिखा दे तो पता लगेगा भाई झूठे। डुल साहब रुकिए, सुन लो जेजेपी है तो भाई जेजेपी वाली बताओगे, डुल साहब रजिस्ट्री करवा ली। मैं जाऊंगा इसके बाद। मैं एक तो बात ये है, ये जेजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसकी सहयोगी है। 4.5 साल मिलकर मलाई खाई और ये बार बार कहते थे जेजेपी वाले भी अब की बार 400 पार और तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये बार बार बीजेपी वाले भी कहते थे साझा मोर्चा पवित्र का। रुक जाइए, अब रुक जाइए, बस भाई, विश्वास प्रस्ताव की बात पूछो। नहीं ठीक। बजरंग दास जी है, बजरंग दास जी जरा पूरी टेबल पे सामान रख के बात करते हैं। टेबल की बात सुनो, टेबल की बात सुन लो। कोई साहब बबली जी का आज बयान सुन लो। बबली क्या कहता है, बोला भाई किस बात के खुले 5 विधायक तो खुले तौर पर इनकी बजाय दूसरी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी के मंच के ऊपर भाषणबाजी कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। बबली ने बयान दिया भाई हम नेता, हम हमारा 7 विधायक लेके अलग चल लेंगे। कैसा किसी प्रचार करोगे? चलिए ठीक है, आज के अखबार में बयान। चलिए ठीक है बजरंग दास जी, बस मैं फिर आऊंगा ना। अरे रुकिए ना, अब रुक जाइए ना, फिर आऊंगा ना आपके पास। मैं दीप कमल के पास तो चला जाऊं, गर्मी बहुत है, सबको जीरा जीरा पीना चाहिए। दीप कमल मुझे ये बताएं आप कि ये जी अभी बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही, हम किसी और की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि 10 की परेड कराइए आप लोग।
आप अपने 10 इकट्ठे तो करिए, हमारे पास तो 30 पूरे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों चाहे बजरंगदास गर्ग जी हों, सरकार को गिराने के अलावा हर बात पर इनका ध्यान है। इस बात पर नहीं आएंगे कि सरकार को गिराने का अवसर है, और एक लोगों की आवाज उठाने का एक नेता विपक्ष के नाते, मुख्य विपक्षी दल के नाते कांग्रेस पार्टी के पास है अवसर, और उसके लिए आप आगे बढ़कर कहां लीड करने वाले हैं, कहां नेतृत्व देने वाले हैं। उन्होंने टाइम मांग तो लिया गवर्नर से। हाँ, तो परसों वो लोग ज्वाइन किए थे और कल का टाइम मांगा है। 4 दिन में का अंतर, 4 दिन में तो कितनी मैनेजमेंट हो जाती है। आपने देखा नहीं, आज पानीपत में मैनेजमेंट तो आज हो गई। जो पूर्व सीएम है मनोहर लाल जी, वो मैनेजमेंट में लगे हुए हैं अपने नए सहयोगी के लिए किस तरीके से। तो 4 दिन का टाइम तो बहुत ज्यादा होता है, और ये अभी भी आगे आगे। और मैं कह रहा हूँ बजरंगदास जी का ध्यान तो सारा जेजेपी पर है अभी भी। इतनी गर्मी में मुझे पता चला परसों जब नॉमिनेशन था जयप्रकाश जी का, तो हमारा रोड शो निकल रहा था इनके ऑफिस के बाहर से। इनको चक्कर आ गए बजरंगदास गर्ग जी को, सिविल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा इनको। थोड़ा सा ध्यान, बजरंगदास गर्ग जी इतना जोर मत लगाया कीजिए, गर्मी आपके हिसार में बहुत ज्यादा है। सबकी खबर रखी जा रही है हिसार की गर्मी। थोड़ा सेहत का ध्यान जाता है, चुनाव से जाते रहेंगे। दीप को बताएं भाई, आपके विधायक आपके साथ नहीं है, भरोसा कांग्रेस को भी नहीं है। बात ये है कि जो लोगों का जो सवाल ये है, ये बीजेपी वाले लोग भी सवाल कर रहे हैं कि हम अपने 10 विधायकों की परेड करवा दें या वो करवा दें। जब 2019 में हमने गठबंधन किया था और समर्थन दिया था, तब भी इसी तरीके का पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर दुष्यंत जी की तरफ से एक ही लेटर था। उसके अंदर ना सभी के सिग्नेचर थे, ना सभी की वहां पर मौजूदगी दिखाई गई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने, और रविशंकर प्रसाद जी आए हुए थे तब दिल्ली से, तब बड़ी खुशी खुशी वो लेटर लिया था और सीधे वहां से यूटी गेस्ट हाउस से पैदल चल के गवर्नर हाउस में जाके दे दिया था। और तब ना ये पूछा कि आपके 10 लोग कहाँ हैं, 10 लोगों के हस्ताक्षर कहाँ हैं, या उनकी क्या परेड करवाएंगे। तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब उनको भी परेड चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी परेड चाहिए। उस कांग्रेस पार्टी को जिनको पर्याप्त संख्या देकर पहले आर.के. आनंद जी को 2016 में भेजा गया राज्यसभा सांसद बनने के लिए, वो नहीं बनवा पाए। अजय माकन जी को भेजा गया पिछले साल, उनको पूरी संख्या होते हुए कभी शाही बदल जाती है, कभी कोई इनका विधायक टिक लगा देता है, गलत जगह निशान लगा देता है अपने बैलेट पेपर पर। और अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में भी वही हुआ, वहां पर भी इनकी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद पर्याप्त संख्या होने के बावजूद नहीं बन पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर की परंपराएं हैं, जिनका इनको चिंता है कि ऐसा कुछ हाल अब यहां पर भी हो सकता है, हो जाएगा। कौन, मैं तो कह रहा हूं फ्लोर टेस्ट हो, उसमें अगर कोई ऐसे भी विधायक हैं जो दोनों हाथों में लड्डू रखे हुए हैं, इस हाथ में एक पार्टी का सिंबल लेकर, ज्यादातर विधायक कौन सी पार्टी के हैं वो, और इस हाथ में अगले वाली जगह की लॉयल्टी दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रति हो, चाहे बीजेपी के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। उनका एक लड्डू तो फूटना चाहिए, या तो विधायक ही जाए या वो लॉयल्टी उनकी खतरे में पड़े, खटाई में पड़े। ये फ्लोर टेस्ट इस बात का भी तो होना चाहिए। पार्टी के अंदर भी टेस्ट हो रहा है, राजनीति के अंदर भी टेस्ट हो रहा है, सरकार के अंदर भी हो रहा है, और ये भी टेस्ट हो रहा है कि देश में चुनाव चल रहा है। देश में जब चुनाव चल रहा है तो लोग ये देख रहे हैं कि बीजेपी शासित एक राज्य है जिसमें उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी को छोड़ा, वहां पर आज सरकार किस तरीके से अटकी हुई है, कहां पर तलवार की धार पर अटकी हुई है, इधर जाएगी कि इधर जाएगी। ये पूरे देश में असर जा रहा है इस बात का। ठीक है, पूरे देश के चुनाव के माहौल पर असर हो रहा है इस बात का। ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ हो रहा है। और उसके आगे मान लीजिए 3 विधायक है, निर्दलीय हैं, क्या वो निर्दलीय विधायक जब बीजेपी से अपनी निष्ठा हटा के कांग्रेस की तरफ गए, अपने अपने हलके के कांग्रेसी लोगों को लेकर गए थे साथ में? क्या उनके हलके के जो कांग्रेसी पुराने लोग हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ हम इनके कांग्रेस के साथ आने से खुश है, बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ है? और जब बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं हमारे 2-3 विधायक, क्या आप तो अच्छे लगते हैं, ये इनका समर्थन मिलता रहता है, लेकिन क्या जब ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे और अपने हलके में जाएंगे, क्या वहां के पुराने भाजपा इनका स्वागत करेंगे? ये सारे टेस्ट होने हैं, ये सारे टेस्ट। चलिए वो तो भविष्य में, फिर मौजूदा समय में तो नहीं, सरकार इंटरेस्ट रहे, ये बड़ी बात है। मैं आता हूं आपको रजवंत, कल इस चर्चा में जेजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता पूरी डिबेट में इस बात पे भिड़े रहे कि गवर्नर के पास जाएगा कौन। आज दोनों गवर्नर के पास जाने को तैयार है, एक ने चिट्ठी लिख दी, एक ने समय मांग लिया। लेकिन अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जेजेपी के 10 विधायक कहां हैं, अभी भी बजरंगदास गर्ग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। ये फ्लोर टेस्ट हो पाएगा आपको लगता है? ऐसी कोई संभावना दिखती है? हालांकि कृष्ण ढोल साहब कह रहे हैं हो ही नहीं सकता 6 महीने का, पर आंकड़ों की बात भी कर लें
तो क्या अपोजिशन के पास वो 45 का नंबर है फिलहाल? देखिए वरुण भाई, अगर नैतिकता की बात करें जो कि भारतीय जनता पार्टी में है, तो निश्चित तौर पर आज उनके पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। लेकिन इस राजनीति में, आज की जो राजनीति है, या हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नैतिकता की केवल बात करते हैं, नैतिकता उनमें बची नहीं है। अगर उनमें नैतिकता बची हो तो स्वाभाविक रूप से वो कह देंगे भाई मेरे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास पूरे लोग नहीं है, विधायक नहीं है, हम इस्तीफा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। कारण क्या है कि इससे पहले भी जब इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं आया था तो जननायक जनता पार्टी का, जिस प्रकार से दीप कमल जी कह रहे थे कि हमने कभी एक पत्र पर लिखकर दे दिया, कभी भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो ये मान के चलिए कि धक्केशाही से वो सरकार चल रही थी, सिर्फ इस वजह से कि जो विधायक थे वो कांग्रेस के साथ जा नहीं रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पास बुला लिया और वो अपनी सरकार चल रहे थे। आज यही हाल है कि ना तो जो अभी जो आप बता रहे थे कि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके आए थे, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक जीवन दान देने का ही काम किया था उन्होंने। उससे सबको पता था। कारण कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं थे, उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी, तो किस बेस पे अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जबकि उनको सबको पता था कि पर्याप्त संख्या है नहीं, लेकिन बेवजह और केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जीवन दान देने के लिए वो ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंतराल में दो बार नहीं लेके आ सकते और उनको 6 महीने के लिए जीवन दान देने का काम कांग्रेस ने किया। आज जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि केवल मां बेटे के अलावा कोई भी राजनीति उनके साथ नहीं है, दिखावे के लिए। जिस प्रकार से दीप कमल जी कह रहे थे कि दोनों हाथों में लड्डू रख सकते हैं, वो लड्डू केवल और केवल जननायक जनता पार्टी के विधायक के हाथ में ही है, जो जहां पर भी देखे स्ट्रेटनी का काम कर रहे हैं, जहां देखे अपने एडजस्ट होने का काम कर रहे हैं, जिसकी भी स्कूटी गाड़ी पंचर होने का काम करते हैं वहीं पे जाके सेट हो जाते हैं। वो ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि नैतिकता के आधार पर आज सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। ठीक है। दूसरी बात करें, अपनी बात एक और पूरी कर देता हूं। दूसरी बात यह करें कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बार बार ये कहता है कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से हमने चिट्ठी लिखी है, जेजेपी कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी है। इनकी चिट्ठी लिखने से फायदा क्या है? ये केवल और केवल जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये बिल्कुल प्रूव कर चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल इस लेवल तक हमलावर होते हैं जबकि वो सेफ बचे रहे। जहां पे उनको लगता है कि बीजेपी कहीं खतरे में आती है वो बैकफुट पर आ जाते हैं। और आज की यही हो रहा है, वो जनता को दिखाने के लिए बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। हकीकत में वो हमलावर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही अपनी आगामी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए डोल साहब, 2 सवाल है मेरे। एक सवाल यह है कि आप लोग पानीपत में मैनेजमेंट में लग गए हैं, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे। दूसरा ये कि जो बाकी 3 पैनलिस्ट हैं वो उनका भाव ये है कि फ्लोर टेस्ट सेकेंडरी है, नैतिकता जो है वो प्राइमरी है। उस पर बात कीजिए आप। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ताओं ने सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया और मैं इसीलिए अपनी पहली बार क्या जो आपने मुझे समय दिया था उसमें अपनी पूरी बात और राजनीतिक बात इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मैं अगर कहता तो वो बात ये हो जाती कि भाई मैं तो अधिकार पूर्वक या सरकार बल प्रयोग करके ऐसी बातें कर रही है और हम जबरदस्ती किसी रूप में अपना बहुमत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसा हमारे साथी प्रवक्ताओं का आरोप मुझ पर लगता। लेकिन मेरे बाद जैसे जो मेरे साथी प्रवक्ता बोलते चले गए, उन्होंने खुद बोला, पहले तो बजरंग जी ने बोला कि भाई जो जेजेपी है उसके पास उसके 10 विधायकों का समर्थन नहीं है। और दीप कमल भाई ने भी ये कहा कि जब हमने समर्थन दिया तब संख्या की परेड नहीं कराई थी। जब समर्थन दिया जाता है तो पार्टियों के समर्थन के साथ सरकार का गठन होता है और उसमें जो उस पार्टी के सिंबल पर चुनकर आए जाते हैं उनकी नफरी को माना जाता है, क्योंकि जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष देता है तो ऑटोमेटिकली उस आंकड़ों के साथ ही आता है। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पिछले 5 सालों में इनकी पार्टी के ही प्रमुख लोग जो विधायक के तौर पर चुनकर आए थे उन लोगों ने पार्टी के विरोध में सवर निकाले और उससे उखड़े और उससे दूर चले गए। और एक ने तो अभी इस्तीफा दे करके, मतलब बिना इस्तीफा दिए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया, रामनिवास खेड़ा जी ने। और जैसा आपने कहा कि मैनेजमेंट लगा दिया, उस मैनेजमेंट से पहले दीप कमल जी ने अपने वक्तव्य में खुद से माना कि 3 से 4 विधायक जो
भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहते हैं, क्या वो अपने समर्थकों के साथ जाएंगे? इसका मतलब 3 से 4 विधायक इनको पता है कि वो छोड़ करके आ रहे हैं। तो बहुमत तो अगर आप देखोगे तो 43 हमारे पास है, 4 इनके छोड़ के आ रहे तो 47 हो गए। दूसरी एक और दीप कमल जी ने बातों बातों में बहुत अच्छी बात और गहरी बात कही, क्योंकि छोटे भाई बहुत अधिक राजनीतिक और समीक्षक के तौर पर करते, मैं इनकी बुद्धि को भी सलाम करता हूं, इनके विजन को भी। इन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस में इंटरनल लड़ाई चल रही है और उसको देखते हुए इस बात की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आधी कांग्रेस जब फ्लोर टेस्ट पर आएगी, तो जब इनकी पार्टी में राज्यसभा का चुनाव होता है, नंबर और नफरी होते हुए इनका कैंडिडेट हार जाता है, तो इनको यह पता है कि यहां हरियाणा में भी जब फ्लोर टेस्ट होगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ काफी सारे विधायक या तो वो एब्सेंट रहेंगे या आएंगे नहीं, या आंकलन करते हुए या चिन्ह लगाते हुए कोई गड़बड़ करेंगे। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का जो कहना था, वो इसीलिए हमने कहा था कि वैसे तो संवैधानिक तौर पर अगले 6 महीने तक हमें बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विपक्ष अगर आरोप लगाएगा और पूरा संयुक्त विपक्ष इकट्ठा होकर के ये कहता है कि हमें फ्लोर टेस्ट करना चाहिए, तो विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और उस विधानसभा के सत्र में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। ठीक है। और जो हमारे रजवंत भाई जी कह रहे थे, अब रजवंत भाई जी की तो गिनती तो है नहीं कहीं भी, एक विधायक है ना, उसने कांग्रेस वाले ले रहे ना उसको जेजेपी वाले ले रहे, भाजपा वालों ने तो सबके लिए बाहें खोल रखी है। हमारे पास आए तो हम भी स्वागत कर लेंगे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या भी पर्याप्त है, बहुमत भी है, और सरकार चलाने के लिए जो जनादेश हमें मिला हुआ है उसके माध्यम से हम सरकार चला रहे हैं। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, आप बात कर रहे हैं जेजेपी के विधायकों की, आपके पास जब जब नंबर थे आप अपना राज्यसभा का सांसद नहीं जिता पाए, वो तो हरियाणा छोड़िए हिमाचल तक जोड़ दिया गया, उसके बाद आप अपना सांसद नहीं जिता पाए, फ्लोर टेस्ट क्या करवाएंगे आप? साहब बड़ा अच्छा सवाल लिया, दूसरे को बालाजी हरियाणा अखबार में पढ़, उन्होंने साफ कहा है भारतीय जनता पार्टी धन और बल से हमारे विधायक तोड़ने में लगी हुई है। ये वो पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार का खुला नाच पूरे देश के अंदर चला रखा है। ये तो एक विधायक की बात है, इन्होंने चलती सरकार जो कहते थे ये भ्रष्ट है, महाराष्ट्र के तो चिंदे लगा लो, अजीत पवार लगा लो, अरबों उन पर रोक लगाए, ईडी के छापे सीबीआई छापे मारे और अपने साथ दबाव से मिलाकर और अपने साथ मिलाकर सरकार बना ली, ईमानदार बना दिया। इसी प्रकार नीतीश कुमार बिहार के अंदर उसके ऊपर ईडी के छापे सीबीआई के छापे नहीं पड़े यार, सब पड़े। नीतीश कुमार पे कब पड़े छापे? मुझे तो जानकारी में नहीं है, बता दीजिएगा। छापा पड़े तुम्हारे करो, नीतीश कुमार पे कब छापे पड़े भाई? मेरी जानकारी में नहीं है, अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं भेज देता हूँ, एक बार नहीं भेजो, नोटिस नहीं छापा मेरी जानकारी में नहीं कि नीतीश कुमार पे छापे पड़े थे। पार्टी के हो सकता है पढ़ाई में कोई कमी रह गई। मध्य प्रदेश की सरकार भी मध्य प्रदेश की सरकार भी गिरी थी इनकी। छोड़िए, एक मिनट। अच्छा बजरंग दास जी, मुझे एक बात बताइए, आपके जो 31 विधायक थे, जब अजय माकन का राज्यसभा का चुनाव था, क्या किसी विधायक ने ईडी के डर के मारे जो है वोट आपके पक्ष में नहीं दिया था? ईडी या सीबीआई से डर गया था वो? ये तो जब आपके आनंद का चुनाव था, जब सबकी स्याही बदल गई थी, उस टाइम सारे क्या ईडी से डर गए थे? सुन लो, उत्तम परिस्थिति क्या थी? उत्तम परिस्थिति आप भी समझते हो, समझाइए मुझे। आप क्यों थे? वो हमारा कैंडिडेट नहीं था, वो इनेलो कैंडिडेट था। अरे तो हाईकमांड, आपने हाईकमांड को धोखा दे दिया। सुन लो, जिसकी वजह से क्या आए थे? इसी प्रकार आप जानते हो बीजेपी का जीते, हम नहीं देंगे वोट।
बिल्कुल एक बात और सुन लो, जहां जो बात आई जिसके अंदर क्रॉस वोटिंग हुई है, अजय माकन क्यों हारे? आज वो बता रहा हूं, अजय माकन हारे, एक वोट जो क्रॉसिंग हुई, आज जिसने क्रॉसिंग की उसका क्या हाल है? एक इन्वैलिड भी हुई। क्या स्थिति है आप भी समझते हो? जो आदमी गलत करेगा वो भुगतेगा। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर मेरिट के हिसाब से टिकटें दी गई है, लोग कहते थे मैं सीनियर, जो हाईकमान ने फैसला लिया मेरिट के हिसाब से टिकटें बटी है। भारतीय जनता पार्टी जो है धन ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की सरकार अच्छा, है। मुझे एक बात बताइए, चलिए बजरंग राजा आप इधर तो बहुत चले जाते हैं, अगर मान लीजिए अब फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो आपका कोई विधायक ईडी सीबीआई से डरेगा तो नहीं? गारंटी ले रहे हैं आप? सुन लो, एक बात सुन लो, जहां ईमानदारी की बात हो, हम कहते हैं हम कसम राम की खाते हैं, अरे की कसम खाओगे? आपके पास 43 विधायक है, दुनिया देख रही है यार, दिखा दो। सवाल मेरा है, आप कहां जा रहे हैं? मैं बता, आप गारंटी लेते ना, आपको कोई विधायक नहीं करेगा। अलग बिल्कुल नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। 30 के 30 3 आजाद आए, एक विधायक हिलने वाला नहीं, एक विधायक ना तो हिलेगा ना धुलेगा। एक बात नहीं बता दूं, कोई साहब नोट कर लेना, 5-6 विधायक और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं। कौन सी पार्टी है? पार्टी आपके सामने आ जाएगी। सारे पत्ते क्यों खुलो, आज ही पत्ते खोल देंगे। भारतीय जनता पार्टी रात में बैठ देगी, रातों रात पटाखा बोलेगा। 3,000 विधायक आए, किसी को खबर मिली कौन है, कहां से आए हैं? आधा घंटा पहले आए, ज्वाइनिंग होगी, काम खत्म। ऐसे ही 5 का तो पक्का फाइनल है, 1-2 और फालतू है। चलिए ठीक है, वो ज्वाइन करने वाले हैं। स्थिति क्या है? भाजपा साफ है, ठीक है, भाजपा जाने वाली है। थोड़ा सा अलर्ट हुई है भाई, वो दावा कर रहे हैं 5 विधायक और आने वाले हैं। मैंने क्या उसका भारतीय जनता पार्टी को रुकिए। हमारे विधायकों पे तो बजरंगदास गर्ग जी की और बीजेपी वालों की सभी की नजर रहती है, और इनके आपके विधायकों के हाथ में ही है ना, क्या करें? वो टारगेट बड़ा लेकर चल रहे हैं बजरंगदास गर्ग जी। कह रहे हैं बीजेपी वालों पे भी नजर है हमारी, वो भी आने वाले हैं हमारे पास। तो ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही बड़े बड़े खेल करने की कोशिश हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ, एक कहावत है ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक तबीयत तो पत्थर, तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो पत्थर हमने उछाल दिया बजरंगदास जी। बुलाइए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चलिए चंडीगढ़, रोहतक और हिसार भी संभाल लेंगे आगे। एक बार चंडीगढ़ में जाके पहले मार देते हैं। और मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं आप गाड़ी में 5 विधायक एक साथ बैठा लो, हम चल देंगे। सुनिए तो, अगर हमने मेरी गारंटी हम लेटर दें और बोलो। एक लाइन तो सुनो आप, अगर इस हफ्ते हमने चंडीगढ़ की सरकार गिरा दी, खुद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी धनबल से हमारे विधायक तोड़ रही है। चलिए भाई, जनता टीवी में बजरंगदास गारंटी ले रहे हैं, आप 5 विधायक एक साथ बैठा दो। क्या कर लोगे बताइए? रुकिए बजरंगदास जी, अरे आपके सवाल का जवाब तो ले लूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, अपनी बाउंसर खराब कर रहे हैं आप। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा यार। रुकिए बजरंगदास जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, धनबल की पार्टी है, कुछ भी खेला रातों रात अब रुक कर सकती है, आप भी समझते। ठीक है, ठीक है जी, 5 विधायक। बजरंगदास जी प्लीज रुकिए भी पता है बजरंग जी, बजरंग जी तैयार कर रखी आपका सब दबाव घेर सकते हैं। ठीक है, नवीन जिंदल के ऊपर घेरा था, ठीक है। अच्छा ठीक है, दीप कमल वो कह रहे हैं 5 विधायक एक साथ दिखा दो गाड़ी में, मैं गारंटी ले रहा हूं जनता टीवी पर। सेकंड राउंड में तो बजरंगदास जी बिल्कुल नॉन स्टॉप हो जाते हैं, फिर भी रुकते सेकंड राउंड में। पहली बार तो थोड़ा फिर भी सुन लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि बजरंगदास जी, अगर हमने इस हफ्ते चंडीगढ़ में सत्ता परिवर्तन कर दिया, बीजेपी की सरकार अगर गिरा दी, तो ये गारंटी है कि हरियाणा में 10 से 0 पर आ जाएगी बीजेपी। आप टारगेट देख लीजिए क्या है, 10 से 0 पर आएगी बीजेपी 4 जून को।
और देश में जो मैसेज जा रहा है इस बात का, जहां ये 400 की बात करते थे, वहां पर पूरे उत्तर भारत में और सब जगह पर क्या मैसेज जा रहा है इस स्थिति का, कि इन्होंने अति आत्मविश्वास में आकर एक गठबंधन तोड़ा, जिसने 4.5 साल तक इतनी स्थायी सरकार दी कि 4.5 साल में मनोहर लाल जी को एक दिन भी इस बात की परवाह नहीं हुई कि उनके पीछे विधायक कितने हैं। एक दिन भी हरियाणा की सरकार को बड़े से बड़ा फैसला लेते वक्त अपने नंबर्स की चिंता नहीं हुई। दो बार अविश्वास प्रस्ताव आया, 3 उपचुनाव आए, 3 हमारे पास राज्यसभा के चुनाव आए, उपराष्ट्रपति का चुनाव आया, बजट आया बार बार और कई मौके आए, कोरोना काल आया, किसान आंदोलन आया। कभी किसी भी चुनौती के वक्त मनोहर लाल जी को अपनी सरकार में यह चिंता नहीं हुई कि विधानसभा में वो सुरक्षित हैं या नहीं है। और ये स्थायित्व, ये ताकत जेजेपी ने उनको दी थी। उसको अगर अहमियत नहीं देंगे, किसी गुमान में आ जाएंगे, किसी ऐसे घमंड में आ जाएंगे या ये सोच लेंगे कि कोई परवाह नहीं है, ये कुछ निर्दलीय है, और चलो हमें छोड़ रहे थे, निर्दलियों का तो मान सम्मान कर लेते। उनमें से भी आपने 6-7 जो निर्दलीय थे उनमें से 1.25 साल भाई, वो तो आपके यहाँ भी कहा जाता है ना कि आपने अपने विधायकों को का मान सम्मान नहीं किया। मैं कह रहा हूं जो पोटली थी निर्दलियों की, वो सारी की सारी रणजीत सिंह चौटाला के पास दे दी, पहले भी एक मंत्री बना के सिर्फ, और बाद में अब उन्हीं को लोकसभा की टिकट भी दे दी, उनका मंत्री का पद भी बरकरार रख लिया, उनको 1 महीने की मोहलत भी दे दी इस्तीफे के लिए। सारा कुछ एक ही व्यक्ति के पास। आपको समर्थन तो 6-7 लोगों का चाहिए था, उनका तो कम से कम ख्याल कर लेते। नायब सिंह सैनी जी मान लिया नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतनी समझ तो होनी चाहिए। मनोहर लाल जी भी बैकअप में उनके साथ हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं, वही कम से कम इस बात का ख्याल रखवा देते। तो ये जो गुमान होता है, ये जो घमंड होता है, ये कम से कम इसकी परीक्षा होनी चाहिए फ्लोर पर, कि ऐसा हल्के में लेना चाहिए क्या विधायकों को या जनता को या सरकार को। रजवन मैं आपके पास आऊंगा, एक बार पहले कृष्ण ढोल से जवाब देते हैं। अति आत्मविश्वास, गुमान, घमंड, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं दीप कमल। वो कह रहे हैं कि आपको कम से कम सोचना तो चाहिए था। ढोल साहब की आवाज नहीं आ रही है, आगे बोलिए। हाँ, आ रही बोलिए। अति आत्मविश्वास में लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया और ये लोग 10 से 0 पर आ जाएंगे अगर कांग्रेस भी साथ आ जाए और सरकार गिरा देंगे। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने को सबको अधिकार है और देखते भी रहते हैं। अब शायद किसी न किसी रूप में दीप कमल जी और उनकी पार्टी के नेता के ऊपर इस बात का बड़ा गहरा मानसिक असर पड़ा है कि उनको लगता नहीं था कि गठबंधन टूट भी जाएगा, और जो हुआ वो एकदम अप्रत्याशित था, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से ये चल रहा था कि गठबंधन टूटेगा। लेकिन जब हमने लोकसभा में इनको मना कर दिया कि हम आपके साथ लोकसभा नहीं जाएंगे, तो निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला को झटका लगा और सरकार में गठबंधन टूटने के बाद ये धरातल पर आए। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें थोड़ा बहुत मान सम्मान रखना चाहिए था, तो इनकी पार्टी के नेता के ऊपर जिस प्रकार के आरोप दादा गौतम से लेकर के शुरू हुए थे और वो जिन जिन लोगों ने लगाए, मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। और क्या एक कारण है कि आज भी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं जो उन्होंने कहा कि हम साथ अगर एक जगह जाकर के समर्थन दे देंगे तो जेजेपी में बचेगा। ठीक है, तो आज अति आत्मविश्वासी कौन रहा, कैसे रहा, ये बात तो इतिहास में सब जानते हैं। और जो बजरंग भाई कह रहे थे कि बार बार के धन और बल की माध्यम से हम लोग पार्टी गिरा रहे, अब बजरंग जी भी बातें करते करते दोनों तरफ बह गए। एक तरफ तो वो बोले कि बीजेपी ईडी, विजिलेंस, सीआईडी, सीबीआई के माध्यम से दबाव डालती है और हमारे लोग डर के उनकी बात मानते हैं। अभी जब आपने वरुण भाई एक क्वेश्चन पूछा कि क्या अब फ्लोर टेस्ट जब होगा तो क्या उस वक्त ईडी और सीआईडी से, सीबीआई से नहीं डरेंगे, विजिलेंस से नहीं डरेंगे, तब क्या नहीं डरेंगे? तो ये दूसरी बात तो तय करो कि डरते हो कि नहीं डरते हो। दुर्संधि ने कोई घोटाला किया यार, हम उसकी जांच करवाएंगे, भाई आपका चिंता ना करें, आप कहीं लोग से भी इस तरह से बजरंग जी देखिए, मैं आपकी बारी नहीं है बजरंग जी। ऐसी लड़ाई तो इन्हें लोग वाला कार्यकर्ता करता है, इन्हें लोग का तरफ भाई आप बात कर रहे हो तो बता रहा हूँ आपको। मैं ओपन
डट जाओ बजरंग जी, रुको रुको। देखो मैं ये कह रहा था बजरंग भाई, मैं ये कह रहा था आप अपनी बारी है ना, मेरा प्रश्न सुन के फिर बता देना, क्योंकि डिबेट का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों बोलते रहे। तो मैं ये कह रहा हूं, आपने ये कहा कि भाई बीजेपी वालों से डर लगता है क्योंकि उनके पास ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, पता नहीं क्या इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डराती है, और उसी डर से प्रदेशों की सरकारें टूटती है और हम लोग धन बल का प्रयोग करके सरकारों को तोड़ते हैं। आपकी मध्य प्रदेश की सरकार ये बात मान के बताओ कि किस कारण से टूटी? हमने धन बल का प्रयोग किया कि आपके नेता छोड़ करके विधायकों के साथ आए तो नफरी पूरी होती है। यहाँ डर के नहीं होता, फ्लोर पे नंबर तय किए जाते हैं। दूसरी बात, अब जिस बात को रजवन की बारी है, प्लीज रजवन की बारी है। आपने ये कहा, आपने ये कहा कि विधायक ले आई, आप अपने एक साथ बैठा दो, और किरण चौधरी वो भी ये मानी जाएगी कि फेल है, किरण चौधरी है, क्या काटली में जारी किया आपने। ठीक है, ठीक है, आपको अच्छा रुक जाइए प्लीज, रजवन की बारी है भाई। बजरंग जी, आप बजरंग जी सबके मत बोलिए, रजवन जल्दी से। जी मैं एक चीज कह रहा हूँ साहब, आप तो थम भी जाओ, वैसे ही आप तो इन नेता वालों को इतना बदनाम कर रहे हो, कहीं फंस गए क्या उनके चक्कर में? चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप कांग्रेस को कह रहे हो कि उनके पास इकट्ठे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जेजेपी के इकट्ठे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैंने एक बात कही थी नैतिकता की, आपको पता है कि आपके पास नंबर पूरे नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता है कि जब उनके पास आंकड़े पूरे नहीं है तो वो ये कहते हैं कि मेरे पास आंकड़े नहीं है, नैतिकता के आधार पर मैं सरकार में सोचता हूँ। क्या इतना नैतिकता बची है आप में? अगर आप में इतनी नैतिकता नहीं बची तो ये मान लीजिए कि आपने सारे। दूसरी बात ये चीज कि जो बजरंग दास गर्ग जी ये कह रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, आप जब आर के आनंद की बात आती है तो जो पैन और शाही का जो खेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेला था, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसका खामियाजा क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भुगता, जबकि सोनिया गांधी जी ने भी आदेश दे दिए थे कि आर के आनंद जी की मदद करके उनको जिताने का काम करें। ये अपने शीर्ष नेतृत्व की जब बात नहीं मानते तो ये चीज कहां से होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मान लेंगे? कहीं ना कहीं मैं बार बार ये कहता हूं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हर जगह नजर आ जाएंगे। अगर इस चीज से नजर नहीं आए तो और आगे नजर आ जाएगी। ये फ्लोर टेस्ट की मैंने अभी कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने 6 महीने में जो समय पर लेके आना था वो अभी 1 महीने पहले लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी है, जनता को भ्रमित करने के लिए, एक खेल खेलने के लिए नहीं कि इससे ज्यादा और उनके पास कुछ नहीं है। कुल मिलाकर मुझे समझ में यही आ रहा है, पहले आपके 30, पहले आपके 10 और इस आप और आप में समय निकलेगा, वो निकलता हुआ दिख रहा है। कुछ हो जाए तो देखते हैं। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।